गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट किया है। आज आप लोगों का थर्ड लेक्चर है। तो थर्ड लेक्चर में हम लोग जानेंगे साल्ट के बारे में। ठीक है, थर्ड लेक्चर में हम लोग किसके बारे में जानेंगे? साल्ट के बारे में जानेंगे और पीएच के बारे में भी, हम लोग पीएच स्केल के बारे में भी कुछ अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले कुछ प्रीवियस क्लास का आपको रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा। ठीक है, प्रीवियस क्लास के लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था आर्हेनियस का नियम। आर्हेनियस का नियम पढ़ा था। आर्हेनियस का जो नियम था वो अम्ल और क्षार के लिए अलग अलग नियम थे। अम्ल और क्षार के लिए अलग अलग नियम थे। अम्ल का क्या था, अगर हम बात करें तो अम्ल का और भस्म या क्षार का अलग अलग क्या थे, डिफिनेशन थे। अम्ल का क्या डिफिनेशन था कि जल में घुलकर H प्लस आयन प्रदान करता है। ठीक, इसमें क्या होता है, H प्लस आयन प्रदान करता है। और भस्म में था कि जल में घुलकर OH आयन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? OH आयन प्रदान करता है। ठीक है, OH माइनस आयन। ठीक, तो यही हमारा क्या था, आर्हेनियस का नियम था और इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे ढंग से समझा था। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पर आर्हेनियस का नियम की अगर हम बात करें तो आर्हेनियस का नियम कहता है कि अम्ल जो है H प्लस आयन दे रहा है और भस्म जो है OH माइनस आयन दे रहा है। इसका मतलब है कि जल में अगर ये घुलकर H प्लस आयन और OH माइनस आयन दे रहा है, इसका अर्थ है कि यह विद्युत का क्या करेगा, सुचालक होगा। विद्युत का क्या होगा, सुचालक। तो हम कह सकते हैं, आप नोट करके लिखना। ठीक है, आप नोट करके लिखना कि अम्ल, क्षार और लवण जो है, ठीक है, सभी विद्युत का विद्युत का संचालन करता है। विद्युत का संचालन करता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह विद्युत अपघट्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य कहलाता है। बात क्लियर है? आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार आपको अब अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं लवण पर। ठीक है, अब लवण के बारे में यानी साल्ट के बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में जानेंगे जो आपको याद करने होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब आप हेडिंग डाल लेंगे लवण। ठीक है, कि लवण कहते किसको है। देखो, लवण को एक तरह से हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो, लवण जो है, ठीक है, लवण की अगर हम बात करें तो जब जब अम्ल और और क्षार, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो बनने वाले तो बनने वाले तो बनने वाले नए पदार्थ नए पदार्थ लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब हम अम्ल और क्षार का रिएक्शन करवाएंगे तो जो हमारा नया पदार्थ बनेगा वही हमारा क्या कहलाता है, तो आप कहोगे कि वही हमारा लवण कहलाता है। ये बात क्लियर हुए या नहीं हुए, बोलो। ये बात आपको स्पष्ट है कि जब हम अम्ल और क्षार के रिएक्शन करवा देते हैं तो इससे बनने वाले जो नए पदार्थ है हमारा क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। और यही जो अभिक्रिया है, यही अभिक्रिया जो है हमारा
उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो आपको हमने जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा रहे थे तो रासायनिक अभिक्रिया के समय हम आपको बताए थे कि हम आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया एसिड बेस एंड साल्ट टॉपिक में करवाएंगे, तो वो समय आ गया। ठीक है, अब देखो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल। ठीक है, यानी जब हम अम्ल और क्षार के रिएक्शन करवाते हैं तो बनने वाला जो पदार्थ होता है वो लवण कहलाता है और जल कहलाता है, और यही अभिक्रिया हमारा क्या कहलाता है? उदासीनीकरण कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहने का मतलब क्या है कि अम्ल का अम्लीयता और क्षार का क्षारीयता जब ये दोनों मिलते हैं तो ये क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी उदासीन हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपके हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें, देखो जब गर्मी के मौसम में अक्सर आपको ऐसा होता है, एसिडिटी वाली समस्या हो जाती है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे शरीर में अम्ल पाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है? भोजन को पाचन करने में, ठीक है, भोजन को पचाने में एक तो सहायता प्रदान करता है, दूसरा है कि भोजन को अम्लीय कर देता है। भोजन को क्या करता है? अम्लीय कर देता है। यही अम्ल जो है हमारे अमाशय से निकलता है, यानी पेट से निकलता है। यही अम्ल जब अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में अम्लीयता की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, और अम्लीयता की मात्रा बढ़ने के कारण हमें उल्टी होता है या लूज मोशन वाली समस्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? तो हम मार्केट से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का घोल पीते हैं, जिसको आप इनो बोलते हो। क्या बोलते हैं? इनो। इनो जो होता है आपका क्या होता है? बेस है। इनो क्या है? एक तरह का क्षार है, उसमें क्या मिला हुआ है? क्षार मिला हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, ये हमारा क्या है? क्षार है। ठीक है, तो ये क्षार क्या होता है? अम्ल के साथ रिएक्शन कराया। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में एसिड बना है HCl, रिएक्शन करा दिए किससे? क्षार से। क्षार हमारा क्या है? MgOH का होल ट्वाइस है। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस। तो इसको जब हमने रिएक्शन कराया, ठीक है, तो रिएक्शन कराने पर क्या होगा? लवण का निर्माण होगा, यानी कि बनेगा क्या? MgCl बनेगा। MgCl बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो MgCl2 बन गया। ठीक है, साथ ही साथ हमारा क्या बनेगा? H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें बैलेंस करने होंगे, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी हमें क्या लगाने होंगे? 2 लगाने होंगे। तो अब ये रिएक्शन हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हो गए। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 हो गया। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ भी 2 है। मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है। तो आप देखो, समझने का प्रयास करो, हमने किसको अम्ल का रिएक्शन कराया है? किसके साथ? तो क्षार के साथ। तो हमने ये क्षार के साथ रिएक्शन कराया, तो ये हमारा क्या बना? ये हमारा लवण बना, और ये हमारा क्या बना? जल बना। और यही अभिक्रिया हमारा क्या कहलाता? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। बात स्पष्ट है या नहीं है? बोलो, क्या आपको समझ में आ रहे हैं? चल, तो यही हमने कहा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया एक तरह का क्या है? आपका अम्ल और क्षार का रिएक्शन है। ठीक है, तो लवण होता क्या है? लवण का निर्माण कब होता है? जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तब हमारा लवण का निर्माण होता है। बात क्लियर है या नहीं है? बात क्लियर है। चल, तो आपने देखा कि मैग्नीशियम क्लोराइड एक तरह का क्या है? साल्ट है। ठीक है, इसी तरीका से आप कह सकते हो, और भी एग्जाम्पल अगर हम ले ले। ठीक है, देखो यहाँ पर आप कॉपी कर लिए होंगे, इसको हम रफ करते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो हमने लिया क्या? हमने लिया HCl। ठीक है, और हमने क्या लिया? हमने लिया एक क्षार लिया NaOH।
ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने पर होगा क्या, यहाँ पर लवण का निर्माण होगा। लवण कहने का मतलब NaCl का निर्माण होगा, यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा, और साथ ही साथ हमारा H2O का निर्माण होगा, यानी जल का निर्माण होगा। ये बात क्लियर हुए। तो देखो ये भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा लवण है, ये हमारा क्या है, जल है, ठीक है, और ये हमारा क्षार है, और ये अम्ल है। अब तो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाया। कभी कभी पूछ देता है, इसके उदाहरण भी पूछ देते हैं, और कभी कभी उदाहरण के साथ साथ डिफिनेशन भी पूछ लेता है, ठीक है। तो डिफिनेशन भी याद रखना है कि जब हम अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ करवाते हैं तो नए पदार्थ के रूप में हमें अम्ल, लवण और जल का निर्माण होता है, और यही प्रक्रिया, यही अभिक्रिया हमारा कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। बात क्लियर है। चल, लवण भी आप समझ गए। अब लवण को और भी हम बांटते हैं। देखो लवण जो होता है वो 3 तरह का होता है, ठीक है। अब लवण के कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। आप अभी लिखवाएं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, इस तरीका का आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखो लवण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कैसा लवण होता है, तो एक लवण होता है साधारण लवण, साधारण लवण होता है, ठीक है। एक होता है आपका भास्मिक लवण होता है, कैसा होता है, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। और एक होता है आपका भास्मिक, भास्मिक लवण। यानी 3 प्रकार के लवण होते हैं। कितने प्रकार के लवण होते हैं, 3 प्रकार के लवण हमारे मौजूद होते हैं। एक होता है साधारण लवण, एक होता है अम्लीय लवण, और एक होता है भास्मिक लवण, ठीक है। अब समझते हैं कि साधारण लवण क्या होता है। देखो हमेशा ध्यान रखना कि साधारण लवण हम उसे कहते हैं जिसमें ना तो हाइड्रोजन आयन होगा और ना ही हाइड्रा ऑक्साइड आयन मौजूद होगा, ठीक है। यानी कि साधारण लवण में ना तो H+ आयन होगा और ना ही OH- आयन विस्थापित होने के लिए मौजूद रहेंगे, ठीक है। यानी अगर ये दोनों मौजूद नहीं है तो इसको हम कहते हैं क्या, कि साधारण लवण है। इसको क्या बोलते हैं, साधारण लवण है। यानी अगर साधारण लवण का हम डिफिनेशन की बात करें तो वैसे लवण जिनके विस्थापन योग्य हाइड्रोजन या हाइड्रा ऑक्साइड समूह नहीं होते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि वैसे लवण, साधारण लवण की अगर हम बात करें, साधारण लवण, ठीक है, वैसे लवण, वैसे लवण जिनमें जिनमें विस्थापित जिनमें विस्थापित होने योग्य होने योग्य हाइड्रोजन तथा हाइड्रा ऑक्साइड उपस्थित उपस्थित नहीं होते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, हमारा क्या कहलाता है, साधारण लवण कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अभी हमने कहा NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसमें आपको कहीं हाइड्रोजन नहीं दिख रहा और ना ही आपको हाइड्रा ऑक्साइड दिख रहा, इस वजह से हम इसे कहेंगे कि ये कैसा लवण है, साधारण लवण है, ठीक है। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, ठीक है। 3 ऐसे ऑप्शन रहेंगे जिसमें आपका हाइड्रोजन और हाइड्रा ऑक्साइड दोनों मौजूद होगा, ठीक है। और पूछ देगा
कि साधारण लवण क्या है, तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। एक हो गया क्या, आप कहोगे मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, MgCl2 हो गया, ठीक है। इसी तरीका से अनेकों प्रकार के होते हैं, आप कहोगे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, और कहोगे पोटेशियम क्लोराइड कह दो, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम MgCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, KCl हो गया, Na2SO4 हो गया, आप कह सकते हो, और भी क्या, कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है। इस तरीका से सो और कुछ भी हो सकता है, आप ध्यान रखोगे, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट भी एक तरह का क्या है, लवण है, आप ध्यान रखना, KNO3, ये भी क्या है, एक तरह का लवण है, ठीक। तो ये सारे का सारे जो लवण आपको लिखवाया गया है, ये साधारण लवण का एग्जाम्पल, इसमें कहीं भी आपको ना तो हाइड्रोजन दिख रहा है विस्थापित होने के लिए, और ना ही आपको हाइड्रा ऑक्साइड दिख रहे हैं। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, साधारण लवण कहते हैं, ठीक है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं है, बोलो, कोई दिक्कत इसमें, बात क्लियर है। चल, अब आते हैं अम्लीय लवण पर। अम्लीय लवण में होता क्या, देखो अम्लीय लवण में होगा क्या कि इसमें क्या किया जाएगा कि अम्ल से, किससे, अम्ल से धातु के द्वारा पूर्णतः विस्थापित कर दिया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, धातु के द्वारा पूर्णतः विस्थापित कर दिया जाएगा या अंशतः विस्थापित कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर अंशतः विस्थापित किया तो अम्लीय हो गया, पूर्णतः विस्थापित किया तो साधारण लवण हो गया, ठीक है। देखो जैसे एग्जाम्पल समझो, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिखा था, ठीक है। हमने जैसे एक एग्जाम्पल लिखा, क्या, जिंक, ठीक है, जिंक हो गया, ठीक है, या कह सकते हैं, चल जिंक ले लो, और ले लो H2SO4, ठीक है, H2SO4, इसको क्या किया गया, जिंक जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को हटा देगा, तो क्या बना, जिंक सल्फेट बना। ये हमारा क्या है, ये हमारा लवण है, ये क्या है, लवण है, और कैसा लवण है, तो साधारण लवण है, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर निकल गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये जो लवण हमारा बना, ये क्या है, तो कहोगे कि पूर्णतः इसको क्या किया है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, पूर्णतः क्या किया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, किसके द्वारा, तो कहोगे कि धातु के द्वारा। अगर धातु के द्वारा पूर्णतः विस्थापित किया जा रहा है, तब तो वो कहलाएगा कि साधारण लवण है, क्या है, साधारण लवण लवण है। लेकिन अंशतः अगर विस्थापित किया जाए, क्या किया जाए, आंशिक रूप से विस्थापित किया जाए, तो हम उसको कहते हैं कि अम्लीय है, क्या है, अम्लीय लवण है, ठीक है। चलो, साधारण लवण के आप एग्जाम्पल लिख लिए होंगे, अगला आते हैं, देखो अम्लीय लवण, किसी अम्ल, ठीक है, हम बात कर रहे हैं अम्लीय के, ठीक है, इस वजह से अम्ल, किसी अम्ल के अणु में, के अणु में उपस्थित, उपस्थित विस्थापित योग्य, विस्थापित योग्य हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोजन आयन को, हाइड्रोजन को, ठीक है, किसी धातु के द्वारा, किसी धातु के द्वारा अंशतः विस्थापित किया जाता है, अंशतः विस्थापित किया जाता है, ठीक है, या अंशतः विस्थापित करने के फलस्वरूप, ठीक है, अंशतः विस्थापित करने के, करने के फलस्वरूप
निर्माण हुए निर्माण हुए लवण, निर्माण हुए लवण अम्लीय लवण कहलाता है, अम्लीय लवण कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर हुआ। हमने क्या कहा कि किसी अम्ल में, ठीक है, अब जैसे हम कोई अम्ल लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने लिया अम्ल H2SO4, क्या लिया, H2SO4, ठीक है, ये हमने क्या लिया, अम्ल लिया, ठीक है, H2SO4 अम्ल हमने लिया। अब इस अम्ल को क्या करना है, तो इसमें से हाइड्रोजन को हमें क्या करना होगा, विस्थापित करना होगा। तो हम ले लेते हैं किसी बेस को, ठीक है, हम बेस ले लेते हैं NaOH, हम क्या ले लेते हैं NaOH, ठीक है। तो यहां से ये हमारा क्या है, अम्ल है, ये हमारा अम्ल है, ये हमारा क्या है, तो कहोगे कि क्षार है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने रिएक्शन कराया, क्या कराया, रिएक्शन कराया। जैसे ही हमने रिएक्शन कराया तो बना क्या, तो NaHSO4, सोडियम हमारा क्या बना, सोडियम बाई सल्फेट बना, क्या बना, इसका नाम क्या है, सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट बना। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा क्या बना, तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, H2 है और O है, हमारा जल बना, H2O हमारा क्या बना, जल बना। तो ये हमारा क्या है, लवण है, ये क्या है, लवण है। तो यहाँ देखो, यहाँ से क्या हाइड्रोजन को पूर्णतः विस्थापित किया गया है, तो आप कहोगे कि नहीं सर, हाइड्रोजन को पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं किया गया है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रह गया, एक हाइड्रोजन क्या हुआ, रह गया, इसी वजह से हम इसे क्या बोले, अम्लीय लवण कहलाया। ठीक है, यानी कि हमने क्या कहा कि किसी अम्ल के अणु से, किसी अम्ल के अणु से उपस्थित विस्थापित योग्य हाइड्रोजन को अगर अंशतः विस्थापित करने के फलस्वरूप निर्माण जो लवण हुआ है, किसके द्वारा, तो धातु के द्वारा अंशतः विस्थापित किया गया है। ठीक है, यहाँ क्या था, धातु कौन था, सोडियम है, यहाँ सोडियम क्या है हमारा, तो कहोगे कि सोडियम हमारा धातु है, ये क्या है हमारा, धातु है। तो इस धातु के द्वारा क्या किया गया, अंशतः विस्थापित किया गया, इस वजह से हमारा क्या कहलाया, तो आप कहोगे कि हमारा अम्लीय लवण कहलाया। बात क्लियर है, चल, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल था, अम्लीय लवण का एग्जाम्पल था। ठीक है, चल, अब इसी तरीका से एक होता है भास्मिक लवण, क्या होता है, भास्मिक लवण। अब इसी में आप क्या कर सकते हो, भास्मिक लवण को आप इसी में हम आपको एडजस्ट करवा देते हैं। ठीक है, देखो इसी का फोटोकॉपी है, भास्मिक लवण, इसमें क्या होगा, भास्मिक लवण है तो किसी भस्म के अणु से, किसी भस्म के अणु में उपस्थित विस्थापित योग हाइड्रोजन न होकर अब यहाँ क्या होगा, हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा। हाइड्रा ऑक्साइड को किसी धातु के द्वारा अंशतः विस्थापित करने के फलस्वरूप निर्माण हुए लवण क्या कहलाते हैं, तो कहोगे कि भास्मिक लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भास्मिक लवण कहलाते हैं। क्या ये बात तुम्हें समझ में आया, बोलो, क्या ये बात समझ में आए। अब जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, हमने लेड हाइड्रा ऑक्साइड लिया, क्या, लेड PbOH का होल ट्वाइस, ठीक है, लेड हाइड्रा ऑक्साइड हमने लिया, इसका रिएक्शन हम करा दे रहे हैं किसके साथ, तो आप कहोगे कि HNO3 के साथ, यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ, HNO3 के साथ हमने रिएक्शन करा दिया। ठीक है, जब हमने रिएक्शन कराया तो यहाँ पर क्या हुआ, तो आप कहोगे
कि यहाँ पर हमारा देखो लेड हमारा क्या है, धातु है, लेड हमारा क्या है, धातु है। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, तो आप कहोगे कि PbOH क्या बना, PbOH बना। और देखो यहाँ पर हमारा क्या है, नाइट्रेट है, ये क्या है, नाइट्रेट है, तो हम लिखेंगे NO3 प्लस। ठीक है, अब निर्माण किसका होगा, जल का। H2 यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ पर देखो, तो H2O, ऑक्सीजन यहाँ दो थे, एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया, एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया, तो बचा कितना, देखो यहाँ पर, तो कहोगे H2O। अब यहाँ पर जो बना है ये भी हमारा क्या है, तो कहोगे कि ये हमारा जो है बनने वाला लवण, ये क्या है, भास्मिक लवण है। कैसा है, भास्मिक लवण। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है क्या, हाइड्रा ऑक्साइड दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, हाइड्रा ऑक्साइड दिखाई दे रहा है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे कि भास्मिक लवण है। तो एक सीधी सी बात आप समझो, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आए तो एक सीधी सी बात समझो, अगर तुम्हें किसी लवण में हाइड्रोजन दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, हाइड्रोजन दिखाई दिया, तो उसको कहोगे कि अम्लीय लवण है। और किसी लवण में तुम्हें OH दिखाई दिया तो उसको बोलोगे कि वो हमारा भास्मिक लवण है। अब तो तुम्हें समझ में आ गए, बोलो बात क्लियर है। अच्छा, तो ये हमारा क्या था, लवण के प्रकार थे कि लवण साधारण लवण होता है, साधारण लवण में न तो हाइड्रोजन होगा ना ही हाइड्रोक्साइड होगा, अम्लीय लवण में हाइड्रोजन उपस्थित होगा, और भास्मिक लवण में OH उपस्थित होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। चल अब हम देखो, अब इसके प्रॉपर्टीज को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लवण एक तरह का क्या होता है, तो आप कहोगे कि उदासीन होता है लवण, आप लिख लेना। ठीक है, लवण जो होता है वो न्यूट्रलाइज होता है, यानी उदासीन होता है। ठीक है, कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, चल अब इतनी बात हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब इसको पहले आपको पढ़ाया इस वजह से गया क्योंकि हमें अब पढ़ने हैं अम्ल और क्षार के कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी से पहले पढ़ लेते हैं हम लोग पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, देखो अगर हम आपसे कहें कि हमने लवण का, हमने अम्ल का और क्षार का पता, ठीक है, इंडिकेटर के माध्यम से लगाया है। किसके माध्यम से, इंडिकेटर के माध्यम से हमने पता लगाया कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। इंडिकेटर भी हम लोगों ने यूज किया दो तरह के, एक को हमने कहा कि टेस्ट करके यानी जांच करके, यानी जांच करने वाला इंडिकेटर, और एक ऑल्फैक्टरी था। ऑल्फैक्टरी कहने का मतलब क्या था, जिसका स्मेल करके, ठीक है, ऑल्फैक्टर जो था वो क्या था, स्मेल करके, यानी उसके सुगंध से हम पता कर रहे थे। ठीक है, तो दो तरह के हमारे इंडिकेटर थे। ठीक है, टेस्ट में भी हमने बताया कि नेचुरल होता है और आपका मैनमेड होता है। ठीक है, ये सारी चीज बताए, लेकिन क्या इस इंडिकेटर के माध्यम से हम किसी भी अम्ल या क्षार का प्रबल होने का या दुर्बल होने का पता लगा सकते हैं। हमने आपसे एक प्रश्न किया कि हमारे पास दो एसिड हैं, ठीक है, दो एसिड हैं, हमने लिखा एक एसिड हमने लिखा HCl और एक हमने लिखा H2SO4 और एक हमने लिखा HNO3। अब हमने यहाँ पर तीनों का तीनों एसिड है, तीनों का तीनों क्या है, एसिड है, यानी तीनों अम्ल हैं। ठीक है, अब इस अम्ल में अगर हम आपसे कहें कि सबसे प्रबल कौन सा है और सबसे दुर्बल यानी सबसे मजबूत कौन सा अम्ल है और सबसे कमजोर अम्ल कौन सा है, तो इसमें समस्याएं आपको ज्यादा होगी, यानी आप ज्यादा समस्याओं से ग्रसित हो जाओगे। आपको पता ही नहीं, ऐसे आप नहीं बता सकते हो। आप अगर रटे हुए हो तो आप बता सकते हो, और रटे हुए नहीं हो तो शायद आप नहीं बता सकते हो कि कौन सा प्रबल है कौन सा दुर्बल है। ठीक है,
तो इसको पता लगाने के लिए हम लोगों ने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज किया, ठीक है। हमने किसका इस्तेमाल किया? यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अब हम समझते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। देखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम पता लगाते हैं किसका? तो प्रबल और दुर्बल का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? प्रबल और दुर्बल का, कि कौन सा बेस या एसिड प्रबल है और कौन सा बेस या एसिड हमारा दुर्बल है, ठीक है। इसको पता लगाने के लिए एक वैज्ञानिक आए, ठीक है। उस वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसन, सोरेनसन, ठीक है। सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक, ठीक है। इन्होंने एक इंडिकेटर की खोज किया जिस इंडिकेटर को बोला गया पीएच, ठीक है। यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो क्या है? पीएच स्केल है। क्या है? पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? सोरेनसन थे, ठीक है। कौन थे? सोरेनसन थे। इन सोरेनसन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया? पीएच स्केल का खोज किया और इसी पीएच स्केल की मदद से उन्होंने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का, या प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार का क्या किया? पता लगाया, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से पूछा जाता है कि पी का अर्थ क्या होता है, ठीक है। देखो, पी का अर्थ होता है पोटेंज, ठीक है। पी का अर्थ अगर हम बात करें तो क्या होता है? पोटेंज होता है, ठीक है। चल, देखो, पी की अगर हम बात करें तो क्या कह रहे थे कि पी जो होता है, पी का अर्थ होता है पोटेंज। क्या होता है? पोटेंज, ठीक है। पोटेंज का, पोटेंज का अगर अर्थ है, वो अर्थ की बात करें तो पोटेंज का अर्थ होता है पावर। क्या होता है? पावर। और पावर का मतलब होता है शक्ति। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति होता है, ठीक है। यानी पी का मतलब है पोटेंज और पोटेंज का अर्थ होता है पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति। यानी भी किसी भी अम्ल या क्षार के शक्ति की बात करेगा, ये किसकी बात करेगा? शक्ति का, यानी पावर का, कि कौन कितना मजबूत है और कौन कितना कमजोर है। ये बात समझ में आया या नहीं है? बोलो, बात क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक है। यानी कौन एच प्लस आयन कितना, किसका अधिक है, ये आपका एच प्लस आयन, ठीक है। तो पी का कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, कि पी का अर्थ क्या होता है? पोटेंज होता है। पोटेंज का अर्थ क्या होता है? पावर होता है। पी से पावर यानी शक्तिशाली को बताएगा। ये बात क्लियर हुआ? अब इन्होंने पीएच स्केल बनाया तो इन्होंने मापन भी बनाया, ठीक है। मापन क्या बनाए? कि एक स्केल लिया, ठीक है। और इस स्केल में इन्होंने 1 से लेकर, 0 से लेकर, कहाँ से? 0 से लेकर इन्होंने 14 तक का एक मार्किंग किया, ठीक है। 0 से लेकर 14 तक के क्या किए? मार्किंग किए, ठीक है। और इसको आधे आधे बांट दिया, ठीक है। आधे आधे क्या किया? बांट दिया। आधे में जब बांटेंगे तो इन्होंने 7 पर क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इन्होंने कहा, ठीक है, कि अगर आप 7 से पहले हैं, क्या है? 7 से अगर पहले हैं, ठीक है, तो ये कहलाएगा कि ये अम्लीयता को बताएगा। ये किस गुण को बताएगा? अम्लीयता को बताएगा। अम्लीयता के गुण को बताएगा। और अम्लीयता के गुण कहने का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी कंपाउंड है, तो वो अम्लीय नेचर का है या वो क्षारीय नेचर का है, ठीक है। तो इसको पता लगाने के लिए उन्होंने जो पीएच स्केल बनाया, तो उन्होंने कहा कि अगर 7 से पहले किसी का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, पीएच स्केल पर यानी इंडिकेटर पर जब हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि ये पीएच स्केल पर अगर 7 से पहले है तो वो अम्लीय कहलाएगा, ठीक है। और 7 के अगर बाद है, ठीक है, 7 के क्या है? बाद है, तो उन्होंने कहा कि ये आपका क्षारीय कहलाएगा।
ये क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। ठीक है, बात क्लियर? अब यहां तक तो हमें बात समझ में आ गए। इन्होंने एक और पॉइंट बताया, इन्होंने कहा कि अगर 7 के एकदम 7 पर रहते हैं, यानी एकदम पूरे पूरे एकदम 7 पर अगर हैं, तो ये हमारा उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उदासीन कहलाएगा। इतनी बात समझ में आए आपको? हमने क्या कहा कि पीएच स्केल पर आपका जो मार्किंग होता है, यानी जो अंक दिए जाते हैं, वो 0 से लेकर 14 तक के अंक को निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, अगर 14 से 0 से 14 तक जाते हैं तो बीच में एक नंबर आता है 7। ठीक है, 7 को हम लोग बोलते हैं उदासीन। अगर किसी भी कंपाउंड को अगर हम जांच करते हैं, अगर उसका वैल्यू 7 आता है, क्या आता है? 7 आता है, तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड न्यूट्रल है, यानी उदासीन है। बात क्लियर हुआ? उदासीन कहने का मतलब कि ना तो वो अम्लीय नेचर का है और ना ही वो क्षारीय नेचर का है। बोलो, बात स्पष्ट है या नहीं है? बात क्लियर है? चल, अब और भी पॉइंट समझो। इन्होंने और क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर आप 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप 0 की तरफ जा रहे हैं तो अम्लीयता बढ़ेगा। क्या होगा? अम्लीय गुण बढ़ेगा। अगर आप 7 से, ठीक है, 7 से 0 की तरफ आ रहे हैं, 7 से किधर आ रहे हैं? 0 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, की ओर। ठीक है, 7 से 0 की ओर आ रहे हैं तो अम्लीय गुण बढ़ता है। अम्लीय गुण बढ़ता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि अम्लीय गुण क्या होता है? बढ़ता है। ये पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए? बोलो, बात क्लियर है? चल, इसी तरीका से इन्होंने क्या कहा कि अगर आप 7 से 14 की तरफ जाते हैं, किधर जाते हैं? 7 से अगर 14 की तरफ, ठीक है, तो यहां पर क्षारीय गुण बढ़ेगा। कौन सा गुण बढ़ेगा? क्षारीय गुण बढ़ेगा। क्षारीय गुण बढ़ता है। बोलो, ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या ये बात आपको क्लियर है? हमने क्या कहा कि अगर किसी का वैल्यू, ठीक है, ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि ये पीएच स्केल जो है एक तरह का जो लिटमस पेपर पर दिया गया था। ठीक है, किस पर दिया गया था? लिटमस पेपर पर। तो लिटमस पेपर के माध्यम से भी आप इसका पता कर सकते हो। उस पर मार्किंग किया हुआ रहता है। ठीक है, उस पर मार्किंग किया हुआ रहता है, अलग अलग कलर रहते हैं। ठीक है, अलग अलग कलर की तरफ रहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, आपके बुक में दिया होगा, एनसीईआरटी का बुक निकाल लेना या कोई भी आप केमिस्ट्री का बुक निकाल लेना। ठीक है, उसमें आप एसिड बेस एंड साल्ट में जाना, आपको पीएच स्केल दिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, चल, यानी कि 7 पर जो होगा उदासीन कहलाएगा। 7 से जैसे जैसे हम 0 की ओर बढ़ेंगे अम्लीय गुण बढ़ेगा, और 7 से जैसे जैसे हम 14 की ओर बढ़ेंगे तो हमारा क्षारीय गुण बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से एक थोड़ा सा आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि जैसे हम किसी विलयन का, किसी कंपाउंड का, ठीक है, कंपाउंड का हमने मापन किया। ठीक है, हमने देखा कि वो अम्लीय या क्षारीय है। जब हमने अंकित किया किसी लिटमस पेपर पर या किसी पीएच स्केल पर, तो पीएच स्केल पर आया जो वैल्यू है वो हमारा आया 1 पर। किस पर आया? 1 पर आया। ठीक है, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, और ये क्या रहा? 7 रहा। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं 8 हो गया। ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, तो 0 से लेकर आपका 14 तक मार्किंग हो गया। हमने कहा कि जैसे हमने कोई कंपाउंड लिया और उस कंपाउंड का जो आया है मापन 1 पर आया। किस पर आया? 1 पर। ठीक है, तो बता दो जरा हमें कि वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। ठीक है, पहले तो हमें ये बताओ
कि हमें कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, हमें नहीं पता वो कौन सा कंपाउंड है, हमें केवल इतनी सी बात पता है कि वो कंपाउंड जो है उसका पीएच स्केल पर जो वैल्यू आए हैं वो 1.7 आया है। कितना आया है? 1.7 आया है। तो 1.7 आया है, तो बताओ कि वो जो कंपाउंड है उसका नेचर कैसा होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? पहले तो ये बताओ, पहले तो हमें ये बताओ कि वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। बोल, बात क्लियर है? तो आप कहोगे कि सर अगर 1.7 है इसका मतलब जीरो से वो किधर की ओर है? जीरो की तरफ, यानी जीरो के करीब है। इसका मतलब है कि वो अम्लीय नेचर का है। वो किस नेचर का? अम्लीय नेचर का है। और अम्लीय नेचर का है तो अब हमें बता दो कि वो उसका अम्लीयता अधिक होगा या कम होगा? अधिक होगा या कम? अब इतनी बात बताना हमें, ठीक है। देखो, हमने लिखा कि एक का अम्लीयता है 2.4, ठीक है। एक जो है, एक है 2.4 पर, एक है 5 पर, ठीक है। एक है 2.4 पर और एक है 5 पर। अब इन दोनों में बताओ कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है? सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा? बोलो, बोल दिए आप? चल, अच्छी बात है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो अम्लीय होगा वो 2.4 का होगा। उसके बाद किसका होगा? 5 वाले का, ठीक है। चल, इसी तरीका से अगर हम कहें कि किसी का पीएच वैल्यू आया है आपका 7.9, 7.9, तो बताओ कि वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? बोलो, वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? तो आप कहोगे कि सर 7 और 8 के बीच में है, इसका मतलब 7 के बाद तो क्या होता है? क्षारीय होता है। इसका मतलब कि ये क्षारीय नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? क्षारीय नेचर का होगा, ठीक है। ये कैसा होगा? क्षारीय नेचर होगा, ठीक है। अब हम एक और बात तुमसे पूछते हैं, ठीक है। चल, एक बात और हमें बताना जरा। हमने कहा कि जैसे एक है 9 है और एक है 10.4 है। कितना है? 10.4 है। दो कंपाउंड हमने लिया और उस कंपाउंड में से दोनों का, एक का आया है पीएच स्केल पर 9 और एक का आया है 10.4। तो आप बता दो जरा हमें कि इन दोनों में सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा? सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा? तो आप कहोगे कि सर 7 से जैसे जैसे हम 14 की ओर बढ़ते हैं, यानी जो 14 के करीब होता है वो क्या होता है? अधिक क्षारीय होता है। इसका मतलब कि 10.4 जो है वो क्या है? अधिक क्षारीय है। वो क्या है? अधिक क्षारीय है। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? बोलिए, क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं है? तो ये आपका क्या था? पीएच स्केल था, ठीक है। ये क्या है? पीएच स्केल है। बोलिए, कोई समस्या इसमें नहीं है? तो अब आपको समझ में आ गए होंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है। पीएच स्केल पर हम किसको देखते हैं? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन हम लिख देते हैं। पीएच स्केल पर हम किसको देखते हैं? हाइड्रोजन आयन का, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। एच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। यानी पीएच स्केल पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन कितना मौजूद है, ठीक है। जिसमें जितना हाइड्रोजन मौजूद होगा वो उतना ही अम्लीय होगा, ठीक है। और जिसमें जितना कम हाइड्रोजन आयन होगा वो उतना ही कमजोर होगा। बोलो, ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलिए। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे, ठीक है। तो पीएच हम लोगों ने जाना। यूनिवर्सल इंडिकेटर हम किसे कहते हैं? सोरेनसन नाम। यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे कहते हैं? पीएच स्केल को।
पीएच स्केल की खोज किसने किया? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। अगर कभी पूछे कि कब किया, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीएच स्केल की खोज कब हुआ, तो याद रखना कि 1909 में किया गया है। कब किया गया? 1909 ईस्वी में किया गया है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पी का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज। पोटेंज का अर्थ क्या होता है? पावर होता है, ठीक है। जीरो का मतलब क्या है? अगर कोई भी बिलियन, कोई भी कंपाउंड अगर जीरो पर है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है? अधिक से अधिक, यानी सबसे ज्यादा अम्लीय है। और कोई 14 पर है, इसका मतलब वो सबसे क्या है? क्षारीय है, ठीक है। 7 पर है, उदासीन है। यहीं पर आप ध्यान रखना कि जो भी लवण होता है, ठीक है, सारे का सारा जो लवण, यानी जो भी लवण है, ठीक है, और जिसका 7 आया है, ठीक है, वो क्या होता है? उदासीन होता है। और अभी बताए थे आपको, ठीक है, कि जो साधारण लवण होता है वो क्या होता है? तो आप कहोगे कि साधारण लवण एक क्या है? उदासीन। अभी आपको बताए थे, इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। साधारण लवण जो होता है, साधारण लवण जो होता है वो क्या है? उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। इस बात को आप ध्यान रखना, हम नोट करके लिख भी दे रहे हैं, ठीक है। शायद आप भूल जाओ, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप नोट करके लिख लेना। साधारण लवण का पीएच वैल्यू, साधारण लवण का पीएच वैल्यू 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। चल, तो आज हम लोग यहीं पर अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी अगर कमज़ोर विद्यार्थी हैं, उनको लग रहा है कि हमें पूरा समझ में नहीं आया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पुनः इस लेक्चर को देखें और ध्यान से सुनें, ठीक है। आप कान में ईयरफोन लगा लेंगे, ठीक है, हल्के साउंड में क्या करेंगे? सुनेंगे और सारे लेक्चर को समझेंगे। बाहर के अगर आवाज़ आप ले रहे हो, ठीक है, इसका मतलब है कि आप में डाइवर्सन अधिक है, ठीक है। चल, तो उम्मीद करते हैं, ठीक है, कि आप हमारी बातों को अवश्य सुनेंगे और सुने हैं, मानेंगे भी, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, फिर मिलेंगे हम लोग नए उम्मीद और नए लेक्चर के साथ, ठीक है। चलो, बाय बाय।